देखो इधर, ये वाला सेट करते हैं। बहुत ही आसान सेट है इसके अंदर। तो ये कह रहा है पांच दोस्त है, ए के यू पी और जे। ठीक है ना। तो जैसे ए ने कौन कौन से मार्क्स दिए, ए ने क्या क्या रैंक दी। ए ने रैंक दी 1 2 3 4। तो ए के कॉलम के अंदर इसमें क्या ना 1 2 3 4। के यानी कि किरण ने क्या रैंक दी, 1 2 3 4। तो हर एक कॉलम में 1 2 3 4 1 2 3 4 आना ही है। सभी लोगों ने वाला सेट पढ़ लिया होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। तो कॉलम के अंदर तो मैं लिखूंगा जैसे ए ने क्या क्या रैंक दी, और रो के अंदर जैसे इसको ए को क्या क्या रैंक मिली। ठीक है। ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाली टेबल है। और काफी सारे लोगों को पढ़ते ही पता लग गया होगा कि बहुत बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि हम गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाली टेबल बनाएंगे इसके अंदर। तो ए को खुद से अपने आप से तो रैंकिंग मिलेगी नहीं, बाकी चार से मिलेगी, है ना। तो इन चारों से जो भी रैंकिंग मिलेगी, फिर इनका सम वम के बारे में बात होगी तो यहाँ जाएगा। के को ए से रैंक मिलेगी, खुद से मिलेगी नहीं, यू से मिलेगी, पी से मिलेगी, जैसे मिलेगी। तो इस टाइप से मैं इस टेबल को यूज करने वाला हूँ। ठीक है। तो इसके क्लू हम समझ। लोग पढ़ लेते हैं एक बार, सभी लोग। तो ये क्या बोल रहा है, द रैंक डेट अमित गेव टू यूज असाइनमेंट। तो अमित ने जो यू के असाइनमेंट को जो भी रैंक दी, ये सेम थी। तो अमित ने किसको दी, यू को। तो अगर ये एक्स थी, ठीक है ना, तो ये किसके सेम थी, जो जितेश ने दी किरण को। यानी कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया, पहला वाला क्लू हो गया खत्म। दूसरा वाला क्लू क्या कि, हाँ बोलो। सर मेरे को इसमें एक ही चीज पूछनी थी कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि रैंक द 4 असाइनमेंट्स फ्रॉम 1 to 4। हम्म। तो हम इसके अंदर सेम रैंक नहीं मानेंगे ना, कि सेम भी दे सकता है वो चारों को। सेम सेम रैंक नहीं मानेंगे हम, है ना। हम्म। जैसे तो ए ऐसा जो कुछ है, ए मेंशन को नहीं था ए तो। को अपनी चार डिफरेंट डिफरेंट रैंक माननी ही पड़ेगी। ये लिख रखा है ना इसने बहुत क्लियर, फ्रॉम 1 to 4। ठीक है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है एक ए दो लोगों को पहली रैंक दे सकता है, जब तक कहा ना जाए वैसे भी देना नहीं होता। और अगर वैसा मीनिंग होता तो या तो कोई ना कोई हिंट ऐसा देता, डायरेक्टली लिखता, या फिर इन्फर करवाता। वैसा कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो ठीक है। Kiran was the only student whose assignment received four different ranks, while Jitesh is the only one to have received the same rank from three students for his assignment. इसको क्लू को भी मैं लिख नहीं सकता तो छोड़ रहा हूँ। थर्ड वाला क्या है, अमित रैंक्ड पीयूष असाइनमेंट टू बी बेटर देन डेट ऑफ किरण बट वर्स देन डेट ऑफ जितेश। तो तीन लोगों की बात हो रही है। तो अमित ने क्या किया, अमित ने पीयूष के असाइनमेंट को बेटर किया, बेटर रैंक दिया है। किससे, किरण से। यानी कि किरण की रैंक कितनी होगी, ए ही होगी। ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। पीयूष को ज्यादा अच्छी रैंक मिली है, यानी कि इसको मैं ए प्लस लिख रहा हूँ, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ। पर पीयूष का जो असाइनमेंट है ये वर्ड से जितेश से, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस प्लस। जितेश को क्या रैंक देगा, ए प्लस प्लस। इस वाले क्लू को भी हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद में बोल रहा है ईच ऑफ उमेश एंड पीयूष गिव द सेम रैंक टू द अदर्स असाइनमेंट। इस वाले क्लू का क्या मतलब हो जाएगा, उमेश और पीयूष ने, और एंड दिस वाज द ओनली पेयर ऑफ स्टूडेंट फॉर विच दिस हैपेंड। इसका मतलब क्या है, इसने इसको वाई रैंक दी है, तो इसने भी इसको कितनी रैंक दी है, वाई, है ना। इसके अलावा कोई भी नहीं है ऐसा। फोर्थ वाले क्लू को भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस वाली लाइन को हमें बार बार, इस टाइप की लाइन को हमें बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, कहीं पर भी हम अटकेंगे तो इस वाली लाइन का यूज करेंगे। फिफ्थ वाला, उमेश असाइनमेंट रिसीव्ड द लास्ट रैंक फ्रॉम बोथ अमित एंड किरण। ठीक है। तो अमित और किरण से इसको कौन सी रैंक मिली है, लास्ट रैंक। तो इससे भी इसको कौन सी रैंक मिलेगी, फोर्थ। और किरण से भी इसको कौन सी रैंक मिलेगी, फोर्थ। ठीक है। इसके बाद में ये क्या बोल रहा है, वाइल पीयूष गेव ए बेटर रैंक टू जितेश असाइनमेंट देन डेड गिवन बाय अमित टू पीयूष।
असाइनमेंट, इसको भी करते हैं थोड़ी सी देर में। पहले तो मुझे बताओ कि एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो एक्स यहाँ पर भी एक्स ही था, यहाँ पर भी मैं 4 ही लिखूंगा। मैंने इसलिए चेंज कर लिया ना, क्योंकि फिफ्थ का जो सेकंड वाला पार्ट है वो एक बार हम फिल कर लेंगे, उसके बाद में ज्यादा आसानी से हम लोग फिल कर सकते हैं। इसके बाद में तीन कौन कौन से नंबर बचे, 4 यहाँ से गायब हो गया, तो 1 2 3 तो आपको पता ही है, एक किसके अंदर लिखना है, किसके अंदर लिखना है। फिर इससे थोड़ा कम अच्छा पीयूष है, 2 इसके अंदर लिखना है, और फिर 3 इसके अंदर लिखना है। अब ये क्या बोल रहा है, वाइल पीयूष गेव ए बेटर रैंक टू जितेश असाइनमेंट, तो पीयूष ने जितेश को एक अच्छी रैंक दी, जो कि पीयूष को दी थी अमित ने। तो अमित ने पीयूष को कितनी रैंक दी थी, 2। तो पीयूष जो है वो जितेश को देगा, वो इससे भी अच्छी रैंक देगा। क्या रैंक देगा, 2 से अच्छी रैंक क्या है, 1। तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये वाला क्लू भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, इसके बाद में हम आगे की बात देखेंगे। यहाँ पर एक क्लू इसने क्या दे रखा था हम लोगों को, कि किरण एक अकेली ऐसी थी जिसकी 2 रैंक अलग अलग, जिसकी चारों रैंक अलग अलग लोगों ने चारों रैंक दी इसकी। ठीक है, जितेश की कितनी रैंक सेम थी, जितेश की 3 रैंक सेम थी, एक रैंक जितेश की डिफरेंट थी। ठीक है, अच्छा जो सेम रैंक होगी वो कौन सी रैंक होगी जितेश की, अभी बताता हूँ। जैसे 3 इसकी रैंक सेम आनी है, एक्स और वाई, तो ये जो सेम रैंक होगी आपको पता चली क्या होगा, कि जितेश की जो 3 रैंक सेम होगी, जो कि क्लू नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट है, सेम रैंक क्या होगी, 1 1 1 ही होगी। ठीक है, इसके बाद में एक जो चीज है हमें काफी ज्यादा दिख रही है मतलब इसको डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, वो वाली चीज क्या है, कि जैसे पीयूष को जिसको पहली रैंक देनी थी ना, दे चुका पीयूष, किसको दी इसने, जितेश को। ठीक है, और किरण के अंदर मुझे 2 नंबर लिखने हैं, 1 और 2, तो कहीं पर एक यहाँ पर आएगा, कहीं पर या फिर यहाँ पर आएगा। क्यों, क्योंकि किरण को चारों रैंक मिली है, 1 2 3 4, चारों रैंक मिली है किरण को। तो किरण का जो एक रैंक है वो मैं पीयूष वाले के अंदर नहीं लिख सकता, क्योंकि पीयूष अपनी 1 रैंक ऑलरेडी दे चुका है। तो मैं कहाँ पर लिखूंगा, 1 रैंक में यहाँ पर लिखूंगा, और सेकंड रैंक में इसकी कहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि जितेश की एग्जैक्टली 3 के अंदर सेम थी, फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स, तो वो सेम रैंक क्या होगी, 1 1 1 ही होगी। हमें पता है उमेश तो 1 रैंक दे नहीं पाएगा, क्योंकि उमेश अपनी 1 रैंक जो है किरण को दे चुका। ठीक है ना, तो 3 बार मुझे 1 चाहिए जितेश में, तो फिर एक बार 1 कहाँ पर आ जाएगा, एक बार 1 आ जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर क्या क्या रैंक यहाँ पर आ सकती है, जैसे कि हम वाई वाले को सोचें, या इसको हम लोग सोचें इस जगह पर, कि क्या क्या रैंक यहाँ पर आ सकती है। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको फिल करने के। जैसे कि हमें पता है कि इस जगह पर क्या रैंक आ सकती है, इस जगह की रैंक अगर मैं सभी लोगों को सोचने के लिए अगर मैं बोलूं, तो क्या रैंक आ सकती है। तो जो मैंने ये ब्लू वाला हाईलाइट किया था, इसके ऊपर ध्यान देना है, ये ऐसे क्लू होते हैं जो कि ये जनरलाइज्ड क्लू हैं, जेनरिक क्लूज हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को नहीं बताते हैं, और इनको अगर हम मिस कर देंगे तो उलझ जाएंगे और गलती भी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं लगाया। तो जेनरिक क्लू क्या होता है, ये वाला, कि ये दोनों जगह पर सेम सेम आएगा, है ना, एक दूसरे को सेम सेम रैंक दी है हमें। अब एक दूसरे को सेम रैंक दी है, उसको एग्जाम में जल्दी से आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, जो डायगोनल बना रखा है ना लाल कलर का मैंने, इससे इक्विडिस्टेंट, बात आ रही है समझ में सभी लोगों को, इससे इक्विडिस्टेंट नंबर बस ये यहाँ यहीं पर ही सेम आएंगे, बाकी और कहीं पर भी सेम नहीं आएंगे। जो मैंने नीला बनाया है, ये एक दूसरे को दी जाने वाली रैंक है। मैं कलर डिफरेंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो कहीं पर भी सेम नंबर नहीं आएगा। तो ये जो दोनों पिंक वाले जो डॉट मैंने लगाए हैं, तो पीयूष ने किरण को कितनी रैंक दी है, 2। तो फिर
किरण जो है वो पीयूष को कितनी रैंक नहीं दे सकती, 2 रैंक नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि इसने बोला था ओनली पेयर, एक ही पेयर है ऐसा जो एक दूसरे को सेम ही रैंक देते हैं, तो 2 नहीं दे सकती। और इसकी कौन कौन सी रैंक काम में आ गई, देखते हैं भी हम ऊपर से। तो एक और चार। किरण ने 1 रैंक दे दी अपनी, और 4 भी रैंक दे दी, 2 दे नहीं सकती, तो फिर क्या रैंक बची? 3। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग आगे की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर क्या रैंक आएगी, इस जगह पर क्या रैंक आएगी। ठीक है, तो जैसे ये y है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया है। और भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जे ने के को क्या रैंक दी है? 4। इन दोनों जगह पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर आना है, इन दोनों जगह पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर आना है, डिफरेंट डिफरेंट ही आ रहा है। और देखते हैं इस जगह पर क्या नंबर आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर आ रहा है 1। ठीक है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा? इस जगह पर 1 नहीं आएगा, इस जगह पर इस जगह पर 4 भी नहीं आ सकता। ठीक है, इस वाली बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रैंक होनी चाहिए यहाँ पर। इसके बाद में देखो ध्यान से कि हम लोग यहाँ वाले, इसकी क्या क्या रैंक अभी बच रही है यहाँ पर, इस वाले की, यू की क्या क्या रैंक यहाँ पर बच रही है। तो यू की 2, 3 और 4 रैंक बच रही है यहाँ पर, है ना। तो इसको इस तरीके से देखो, 4 में यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या इसका? नो सर। नहीं लिख सकता, सेम सेम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इधर देखो ध्यान से, क्या मैं 4 में यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या दोनों जगह पर? नो। इसका कारण सभी लोग एक बार सोचो, इसका कारण बहुत आसान है, और अगर आप हिंट का नंबर पूछोगे तो भी मैं बता दूंगा आपको कि कौन से हिंट में ये वाली बात लिखी हुई है। ठीक है, तो 4 के लिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, 4 यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाएगी, जो ए ने यू को रैंक दी वही यू ने ए को दी है। तो 4 यहाँ पर नहीं आ सकता, पहली बात। ऊपर वाले में क्रॉस लगाया था, फिर मैं मना कर रहा हूँ कि 4 यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिर 4 के लिए कौन सी जगह बचेगी? 4 के लिए जगह बचेगी ये नीचे वाली, ये बचेगी 4 के लिए जगह। ठीक है। बताओ, कोई बताना चाहता हो, कुछ बोलना चाहता हो तो बोलो। क्यों नहीं आ सकता है यहाँ पर? सर क्योंकि अगर फोर आ बोलो जाएगा बोलो। तो यू में 4 बार फोर आ जाएगा, तो वो 3 बार चार फोर आ बार तो जाएगा, नहीं तो आ वो सकता, पॉसिबल नहीं है। 3 बार आ जाएगा। जो सेकंड हम्म। वाला क्लू है ना, जितेश इज द ओनली स्टूडेंट टू हैव रिसीव्ड द सेम रैंक फ्रॉम द 3 स्टूडेंट फॉर हिज असाइनमेंट। तो ये तो पता है कि इसके अंदर 4 के अलावा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 4 तो ये यूज कर चुका रैंक, तो 1, 2, 3। तो जिन्होंने 3 सब्जेक्ट में सेम रैंक, वो आई है जिनकी सेम रैंक आई है, तो वो वाला फिर क्लू गलत हो जाएगा यहाँ पर। 3 सब्जेक्ट वाला केवल जितेश ही था, तो फिर यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है। फिर एक चीज पूछनी थी। हम्म। फिर जैसे मतलब सेट को एक बारी वो करके जो ये स्टेटमेंट लिखी है फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स वाली, तो अगर ये नॉर्मली लिखी हो तो हम इसे ऐसे अज्यूम कर सकते हैं ना कि थ्री हम्म। स्टूडेंट्स या उससे ज्यादा, या फिर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का ही करेंगे। मैं समझा नहीं बात, आपका सर क्वेश्चन नहीं जैसे समझा मुझे, बोलो सर दोबारा। सर जैसे सेट में लिखा है कि जितेश ही एक ऐसा था जिसको 3 स्टूडेंट से सेम रैंक मिली थी। हम्म। तो सर ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि एक और हो जिसको मे बी 3 स्टूडेंट्स नहीं बट 4 स्टूडेंट से सेम रैंक मिली हो, या वो भी इस सेंटेंस से एलिमिनेट हो जाता है। नहीं नहीं, 4, 4 में 4 के लिए तो मना नहीं किया हुआ इसने। चारों सेम वाला हो सकता है, पर यू चारों सेम वाला हो ही नहीं सकता ना। नहीं सर, सेट के लिए नहीं पूछ रहा, सेट में तो समझ गया, बट वैसे ही पूछ रहा हूँ, स्टेटमेंट से वो तो हाँ, नहीं। मान सकते हैं 4 वाला, मान सकते हैं कि 3 वाला तो यही था, 4 वाला हो सकता है कोई और हो, ठीक है सर। मान सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, आगे चले।
ठीक यस है सर। चलो। यस सर। इसके बाद में देखो ध्यान से यहाँ पर कि इस जगह पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं हम लोग। इस जगह पर क्या क्या रैंक आ सकती है, क्योंकि कुछ भी डिसाइसिवली कोई क्लू क्लिक नहीं कर रहा तो भर दो कुछ भी। तो इस जगह पर जो मैंने एरो लगाया था, इस जगह पर 4 नहीं आ सकता। साथ में हमें एक और बात पता चली थी कि एक भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो सेम रैंक वाली बात हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर आएगा तो 2 या फिर आएगा यहाँ पर 3। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। ठीक है। प्लस मैं ये वाली बात तो सभी लोगों को समझ में आ रही है ना कि यहाँ पर 2 या 3 ही आएगा, एक क्यों नहीं आ सकता। मैं एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये जो उससे डायगोनल से इक्विडिस्टेंट है ना, यहाँ पर केवल एक ही पेयर था, वो सेम पेयर था ये वाला। इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा। ठीक है। डायगोनल एसी टेबल बनाने का एक और फायदा ये भी है कि आप लोग डायगोनल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एक दूसरे को जो जो रैंक दी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 या 3 आएगा। मैंने दोनों इसलिए लिख दिए क्योंकि अभी अगर हमें एग्जाम में अगर क्लिक नहीं करता है कि क्या आएगा तो केस बना लो। इसके बाद में कम से भी कम ये तो फिक्स हो जाएगा ना यहाँ से कि इस जगह पर एक तो नहीं आएगा। अब अगर मैं रैंक ढूंढना चाहूँ कि जे ने पहली रैंक किसको दी थी, तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा सकता हूँ कि इस आदमी को तो नहीं दी होगी जे ने पहली रैंक। बताओ क्या कारण है इसका। क्योंकि क्योंकि ए ने जे को दिया है फर्स्ट रैंक, तो जे ए को नहीं दे ठीक है ना, सकता। तो पहली रैंक यहाँ पर भी नहीं आएगी, तो फिर पहली रैंक कहाँ पर आ जाएगी बताओ। यू में। यू में आ जाएगी पहली रैंक। ठीक है ना। और इसको मैंने 2 3 यहाँ पर लिखा है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 3 2। ठीक है। ये हो जाएगा 3 और 2, कोई एक मिट जाएगा, कोई एक रह जाएगा। क्लिक नहीं कर रहा तो लिखा रहने दो, है ना, बाद में हटा देंगे फिर। अब मुझे एक बात बताओ कि पी के अंदर 2 रैंक बची है, 1 और 2 हो गया, 3 और 4 बचा हुआ है। सर बता वाई में सकते हो? 3 आएगा क्या? 1 मिनट रुक जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दो, भी बताओगे तब मैं लिखूंगा। पी के अंदर क्या क्या बचा हुआ है, 3 और 4 बचा 4। हुआ है। 4 में वाई जहां पर लिख रखा है पिंक कलर का, मैं वहां पर लिख नहीं सकता क्योंकि जितेश के 3 सेम है। फिर 3 सेम वाला यू भी हो जाएगा, और जितेश इज द ओनली, ओनली वर्ड का बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो 4 में वहां नहीं लिख सकता, तो फिर मैं 4 कहाँ पर लिखूंगा, ऊपर यहाँ पर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और मुझे पता है कि मुझे पी के अंदर 3 3 बार नहीं करना है। मुझे 3 3 बार नहीं करना है, तो वो जो कंफ्यूजन था ना हमारा कि 2 3 आएगा 3 2 आएगा, तो दूर हो गया अब। मिटा दूं? यस। यू की कौन सी रैंक बची है जो कि हमने नहीं दी है अभी तक? 2। 2। इसकी पिक्चर ले लो और अब पूछो जो भी पूछना है। बताओ, कोई बीच में बोल रहा था उस टाइम पर मैंने चुप कर दिया था। पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो। कोई भी। सर इस तरह के टेबल को भरने में मतलब प्रॉब्लम बस ये होती है कि वो भरते किस साइड से, मतलब कोई एक साइड ही लेके चलते हैं क्या, नहीं नहीं हॉरिजॉन्टली या नहीं, कोई एक वर्टिकली? साइड नहीं लेके चलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैं इस टेबल को जितनी बार सॉल्व करूंगा ना, उतनी बार ही कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, हर बार अलग अलग करूंगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि हमेशा इजी क्लू को टारगेट करो आप। दूसरी सर दूसरी बेसिक बात ये होती है कि सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पर खराब होता है आप लोगों का, ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने में। तो मैंने इनको लिख ही लिया है इस ग्रेड की फॉर्म में, A++A। ये छोटी छोटी बातें होती है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ यस सर, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था वो हम्म असाइन करने में। हम्म। बोलो। नहीं, वही पूछ रही थी मैं भी कि वो हर बार जब भी मैं कोई सेट रिपीट करती हूँ हम्म। तो वो ना अलग अलग जो पहले मैंने ट्राई किया होता है उस मेथड से तो बिल्कुल स्ट्राइक नहीं होता, क्योंकि सीधी रटा नहीं ये होता है। ये एक अच्छा साइन है कि आप लॉजिकल स्टूडेंट हो इसका।
ठीक है ना। ये खराब बात नहीं है। कभी सर होता भी नहीं है, वो बहुत लंबा ले लेता है टाइम और पहले हो चुका होता है। वो तो देखो लंबा टाइम लेगा ही, और क्योंकि मैं काफी, देखो मेरे पास, मैंने बताया कि मैं खुद अभी मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स में परेशान हूँ, मैं आप लोगों को इतना समझा नहीं सकता। ठीक है ना, जिसने ठान ही रखा हो कि भाई हमें तो फेल ही होना है, ठीक है ना, तो मैं उसको समझा भी नहीं सकता। मैंने इतनी सारी चीजें बता रखी है, मैंने ग्रुप डिस्कशन करवा रखा है, अपनी अपनी नेतागिरी सब लोग करते हैं, कोई काम जैसे बताया जाता है वैसे कोई करता नहीं है, केवल 5-7 लोगों को छोड़ के। तो मेरा फोकस भी अब उन्हीं के ऊपर है बस, केवल तुम्हें जैसा मन हो वैसे कर लो। अभी भी मैंने मैसेज किया, ऐसे मैसेज में बहुत ज्यादा बार बार मैं नहीं करूंगा। ठीक है ना, जिन लोगों का पास होने का मन हो और जो लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, मैं उन्हें बताने के लिए तैयार हूँ। आगे से मैं बहुत ज्यादा इनिशिएटिव इसे लेने नहीं वाला हूँ। जिसका मन होता है वो अपने आप हो जाता है पास। अब एक दिक्कत लोगों को ये आती है, उन्हें क्लिक नहीं करता तो मैंने काफी सारे तरीके के मैं डिस्कशन करवाता हूँ। उसके अंदर आएंगे नहीं, ग्रुप के अंदर बस ज्वाइन कर लेंगे किसी भी ग्रुप को और उसके अंदर कर लेंगे फिर। इसकी पिक्चर ले लो एक बार, इसके सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इसकी पिक्चर ले लो। और ये सवाल कोई अच्छे लेवल का सवाल था क्या? घटिया सवाल थे? इससे अच्छे सवाल हम लोगों ने किए हुए हैं क्लास के अंदर। इसकी पिक्चर ले लो एक बार, मैं भी आपसे आंसर पूछूंगा इसके। सभी लोग मोबाइल के अंदर पिक्चर ले लो। यस सर, ले लिया। ठीक है, 20 मिनट ज्यादा कॉल करने के लिए। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। फाइव। कितना आएगा? ऑप्शन बी। बी। 5 कौन बोल रहा था? सर सेकंड रैंक। ठीक है, इसके अगला वाला बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन है, आगे। 12। नेक्स्ट वाला। 3। 3। 3। ये इसके आंसर्स हैं और सारे सही हैं। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को मैं किस कैटेगरी के अंदर रखूंगा? इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा इजी की कैटेगरी के अंदर। और इसके लिए मैं टाइम असाइन करूंगा 10 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके बाद में। तो इधर देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है? किरण एक स्कूल टीचर है, ये एक तरीके से गेम खिलवा रहा है इन सारे बच्चों को। और स्कूल टीचर है, 6 बच्चे हैं इसकी क्लास के अंदर, ABCDEF। इनको गेम खिलवा रहा है, और गेम किस टाइप का है? ये इनको बुलाता है और बोलता है कि कुछ एप्पल बनाना हो सकता है इनके पास में पहले से ही है। ठीक है, कुछ कुछ फ्रूट्स इनके पास में पहले से ही है। तो बोलता है कि अपने फ्रूट्स सारे रख दो और नए फ्रूट्स ले लो। तो बुलाता किस ऑर्डर में? इसी ऑर्डर में बुलाता है। सबसे पहले ए को बुलाता है, फिर बी को बुलाता है, फिर सी को बुलाता है, फिर डी को बुलाता है, फिर ई को बुलाता है, फिर एफ को बुलाता है। एफ ने कितने फ्रूट्स रखे टेबल पर? 12। और 6 फ्रूट उठाए। कंडीशन क्या है कि ए ने 12 फ्रूट जो भी रखे होंगे सारे एक ही टाइप के रखे होंगे। या तो ये 12 एप्पल होंगे, या फिर 12 ऑरेंजेस होंगे, या फिर 12 के 12 बनाना होंगे। ऐसा नहीं होगा 12 के अंदर 6 एप्पल 6 ऑरेंजेस हो जाए। दूसरी बात है, जो फ्रूट ये लेगा ये वो वाला फ्रूट नहीं होगा जो उसने रखे थे, सेम टाइप वाला नहीं लेगा। ठीक है ना, ये लिख रखा है यहाँ पर। तो ये गेम है। इस सेट के अंदर क्या कुछ था? तो जवाब इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। जो LR के अंदर एक बेसिक स्किल्स काम में आती है हमारे, स्किल ऑफ केस मेकिंग, बस हमें उसी चीज का ध्यान रखना था और आंख बंद करके ये वाला सेट हो जाता। जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव ना खेलूं इसके अंदर, सिंपल सिंपल करूं, भले थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर कोई चांस नहीं है कि ये सेट कभी गलत हो जाए। जैसे कि मैं इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट मैं इसके अंदर केसेस बना रहा हूँ आंख बंद करके।
तो ये क्या हो जाएगा, एप्पल। ये क्या हो जाएगा, ऑरेंज। और ये क्या हो जाएगा, बनाना। तो स्टार्टिंग में कितने रखे हुए थे, एप्पल ऑरेंज बनाना कितने रखे हुए थे यहाँ पर? 5, 6 और 10। अब इन्हें क्या किया, इन्हें 6 फ्रूट लिए। अब 6 फ्रूट कौन से वाले लिए? तो दो केस बन सकते हैं इसके। एक केस तो ये बनेगा कि यहाँ से ले लिए इसने 6 फ्रूट। एप्पल तो ले नहीं सकता ये 6। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो 6 फ्रूट इसने ले लिए यहाँ पर, तो ऑरेंजेस कितने बन जाएंगे, ऑरेंजेस बन जाएंगे 0। 0। ठीक है ना? इसके बाद में बी, हर एक आदमी, आपको ये वाली बात समझनी, हर एक आदमी दो जगह पर चेंज करेगा, दो नंबर्स में चेंज करेगा। या तो एप्पल ऑरेंज में कर दे, एप्पल रख दे ऑरेंज ले ले, या ऑरेंज रख दे एप्पल ले ले। मतलब एक नंबर सेम रहेगा। ये वाली बात हम लोगों को ध्यान रखनी। ठीक है ना? इसके बाद में जब बी ने जब देखा था, तो बी के सामने नंबर कितना मिला था बी को? ऑरेंजेस का नंबर कितना मिला था चेंज के बाद में? 10। 10 मिला था। यानी कि बी को कितने फ्रूट्स रखने पड़ेंगे, कितने ऑरेंजेस रखने पड़ेंगे? 10 10। रखने पड़ेंगे। तो 10 तो ये कहीं से कहीं तक भी नहीं है। यानी कि जो भी ये मैंने चीज मानी थी ना, क्या चीज मैंने मानी थी, कि ए ने जो 6 ऑरेंजेस लिए होंगे वो कहाँ से लिए होंगे, यहाँ से लिए होंगे। तो ये तो मैंने फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। एक एक बार केस बनाते जाओ, आँख बंद करके, अपने आप ही पता लग जाएगा आपको। मिटा दूं ना इसको यहाँ से, कि इसने 6 ऑरेंजेस नहीं लिए होंगे? यस सर। तो फिर इसने, ये वाली बात पक्की हो गई, अब ये फिक्स है। फिर इसने बनाना कितने लिए होंगे, 6 लिए होंगे। और ये बच कितने? देखो ये 6 वाला तो हम लोगों ने कर लिया। अब इधर देखो, ये 12 वाला मैं कहाँ पर करूँ? ये 12 फ्रूट जो इसके अंदर मिला है इसने, क्या 12 मैं यहाँ पर मान सकता हूँ क्या? अगर मैं प्लस का 12 यहाँ पर मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 18। है ना? 18 हो जाएगा। तो फिर इसको 8 फ्रूट लेने पड़ेंगे। क्या 8 फ्रूट ले रही है ये? तो जवाब है बिल्कुल ले रही है। ठीक है ना? अगर मैं 12 को, अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ, 6 की जगह पर नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसने 12 फ्रूट ऐड भी किए हैं। तो 12 फ्रूट अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 17। तो वापस 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 फ्रूट लेने पड़ेंगे। 6 फ्रूट लिए हैं क्या इसने? नो सर। नहीं लिए हैं। इसका मतलब क्या है? बस बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन वो क्या ही देगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, कि जो इसने 12 फ्रूट जो टेबल पर रखे थे वो कौन से वाले थे? ये था। तो मैंने क्या बोला, हर एक आदमी दो नंबर चेंज करेगा, और वो दो नंबर कौन से चेंज है, ये आपको पता लग गया होगा। एक नंबर सेम ही रहा। कौन सा नंबर सेम सेम रहा, मैं आपको बताता हूँ। ये सेम रहा। इसके अंदर क्या नंबर सेम रहा, ये नंबर सेम रहा है इसके अंदर। बाकी इन दोनों के अंदर चेंज आएगा। दोनों के अंदर क्या क्या चेंज आएगा, कि इसके अंदर तो वो 8 निकाल लेगा, और इसके अंदर वो 6 डाल देगा। ये हो गए चारों के चारों पूरे। ये चारों नंबर थे, चारों के चारों पूरे हो गए। इसके बाद में देखो ध्यान से, सी को क्या क्या करना था? सी को 5 लेने थे, और 5 रखने थे, और 9 लेने थे। डी को ये नंबर कितना दिखेगा? डी को ये नंबर दिखेगा 6, 6, 15, 0। 15 और 0। 6, 15 और 0। तो इधर देखो, सी को कितने फ्रूट लेने हैं, सी को फ्रूट लेने हैं 9। और सी को रखने कितने हैं, सी को रखने हैं 4, सॉरी 5 रखने हैं सी को। तो 9 फ्रूट ये कहाँ कहाँ से ले सकता है? दो ही केस बनेंगे इसके। 9 फ्रूट कहाँ कहाँ से ले सकता है? यहाँ से ले सकता है। मान लो इसको मैंने 9 बना दिया, तो ये कितना आ गया, 1। अब इसको वापस मुझे 15 बनाना है। 15 बनाना है, इसका मतलब क्या है, डी को 14 फ्रूट रखने पड़ेंगे। क्या डी कहीं से 14 फ्रूट रख सकता है क्या? इसको 15 करने के लिए बताओ। नहीं रख सकता। इसका क्या मतलब हो जाएगा, 9 फ्रूट जो इसने लिए हैं उसके लिए फिक्स हो गई जगह। सी ने जो 9 फ्रूट लिए हैं वो कहाँ से लिए, यहाँ से लिए। तो ये कितने बच जाएंगे, 2। ठीक है। और इसने जो 5 फ्रूट रखे हैं
वो कहाँ से रखे होंगे इसने? इसको मान लो तो दिख ही रहा है सीधा सीधा, क्योंकि फिर ये 9 बन जाएगा। अगर मैं 5 इसके अंदर मिला दूंगा तो 9 बन जाएगा। 9 को 0 बनाने के लिए डी को 9 फ्रूट लेने पड़ेंगे, 9 फ्रूट ये ले नहीं रहा, तो फिर प्लस का 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो हर एक आदमी 2 ही नंबर चेंज करता है, 2 नंबर ये चेंज कर चुका, एक नंबर सेम रहता है हर बार की तरह। तो आपको दिख गया होगा वो एक सेम नंबर कौन सा है। वो ये वाला सेम नंबर है, ये वाला। ये वाला सेम नंबर है। अब डी का क्या है? डी ने एक बार 4 लिया, तो इसको -4 कर दो, और एक बार 4, सॉरी +4, 4 रखा टेबल के ऊपर और 4 ले लिया, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में ई आएगा, और ई के बाद में फिर कौन आएगा? एफ आएगा। एफ के लेने के बाद में कितने कितने फ्रूट बचेंगे? 6 बचेंगे, 19 बचेंगे, और कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि हमें 11 करना है इसको, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो इसको, इस नंबर को तो हमें बढ़ाना ही है बहुत ज्यादा, ठीक है? इस नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ाना है हमें, बनाना वाले को, ठीक है? अब देखो इसको कैसे बढ़ाएंगे हम लोग। जैसे कि ई का मुझे पता है, ई ने 14 फ्रूट रखे हैं, 14 फ्रूट रखे हैं। तो इधर ध्यान से देखो, 14 फ्रूट अगर मैं एप्पल रखवाता हूँ तो एप्पल कितने हो जाएंगे? मैं दूसरे कलर से लिख करके बता रहा हूँ आपको, 20। और वापस से 6 बनाने के लिए से 14 वापस उठाने पड़ेंगे, फ्रेया को उठा ही नहीं रही है तो 14। फिर इधर ध्यान से देखो, अगर मैं 14 यहाँ पर रखता हूँ, 14 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 29। और 10 उठाने पड़ेंगे इसको, फ्रेया को, तब फिर बचेंगे 19। तो 10 तो ये उठा नहीं रही है। इसका मतलब फिक्स हो गया है। क्या फिक्स हो गया है? कि 14 फ्रूट्स जो रखे जाएंगे वो कहाँ पर रखे जाएंगे? यहाँ पर रखे जाएंगे। और 14 को 11 बनाना है, यानी कि ई जो फ्रूट निकालेगा वो कहाँ से निकालेगा? 3 फ्रूट यहाँ से निकालेगा। ई नहीं, एफ यहाँ से निकालेगा, ठीक है? इसके अलावा मैडम। ई को ई को कितने फ्रूट निकालने हैं? ई को 14 फ्रूट निकालने हैं। 14 फ्रूट कहाँ से निकलेंगे इसके? इसी जगह से निकलेंगे। सॉरी, 14 फ्रूट इसने ले लिए थे, मैंने उल्टा बोल दिया। इसको कितने फ्रूट निकालने हैं? 7। 7 फ्रूट इसको निकालने, 7 फ्रूट 6 में से तो निकल नहीं सकते, तो फिर कहाँ से निकालेगा? यहाँ से निकालेगा। तो फिर यहाँ से हो जाएगा -7, और ये कितना बच जाएगा? 8। ये वाला नंबर इंटेक्ट ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 6, ठीक है? और इसको कितने फ्रूट लेने हैं? इसको कितने फ्रूट मिलाने हैं? इसको 11, तो ये हो जाएगा प्लस का 11। और ये वाला नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा, इंटेक्ट रहेगा। ठीक है? दोनों में से कौन सा सेट आपको ज्यादा आसान लगा, ये वाला या वो वाला? अरे ये वाला ज्यादा इजी लगा। सर दोनों सेम ही लगे। दोनों सेम लगेगा। हम्म। एक बार इसकी फोटो ले लो सभी लोग। ठीक है, इसके क्वेश्चंस का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो। ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। डी। ई। डी फॉर दिल्ली। 3। ऑप्शन डी। डी। इसमें ध्यान रखना, ऑर्डर चेंज मत कर देना इसका, ठीक है ना? 2 2 दे रखा है इसमें। 4। सी। सी सर 3। सी। 5th का सी। सी। E, ठीक है ना? ठीक है, ये वाला करते हैं हम लोग, है ना? सबसे पहले तो इसके अंदर, ये ही चारों सेट के अंदर से सबसे अच्छा सेट यही वाला था, ठीक है ना?
अब इधर देखो, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझना जरूरी है हमारे लिए कि ये कह क्या रहा है। तो ये कह रहा है ललित है एक ड्राइवर है स्कूल बस का। ये ड्रॉप करता है 10 चिल्ड्रन को। इन 10 चिल्ड्रन का नाम है ABCDEFGHIJ। ए से लेकर के जेड तक 10 लोग होते हैं। ठीक है। द बस हैज एग्जैक्टली 10 सीट। ये मैंने 10 सीट बनाई हुई भी है, और इसने पहले से बता रखा है कि वन वन सीट किसको बोलनी है, सेकंड किसको बोलना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? ये तो इसने सीट किस तरीके से प्लेस्ड है वो बताया हुआ है, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। एवरी डे द 10 चिल्ड्रन एंटर द बस एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑक्यूपाई एनी ऑफ द अनऑक्यूपाइड सीट। तो 10 चिल्ड्रन जो है ये 10 सीट ऑक्यूपाई करते हैं, किसी भी दिन एंटर करते हैं बस में, फिर कोई भी एक सीट ऑक्यूपाई करते हैं, और कुछ रूल्स के हिसाब से ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा रूल क्या है? सबसे पहले आप अगर 5वां रूल पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लियरिटी आएगी कि कोई भी बच्चा जो है हमेशा लीस्ट पॉसिबल नंबर वाली सीट चूज करता है। बस ये जरूर है कि उसके लिए, उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए कुछ रूल अगर बनाया हुआ हो ना, तो वो सेटिस्फाई करे। ये रूल्स कहाँ पर लिख रखे हैं? यहाँ पर। ठीक है ना। जैसे कि ए एक बच्चा है ना। तो ए पहला बच्चा है, सारी की सारी सीटें खाली पड़ी हुई है। तो ए के लिए कुछ रूल बना रखे हैं। तो ए के लिए रूल बना रखा है पहले वाले क्लू के अंदर। पहले वाले क्लू के अंदर क्या रूल बना रखा है? तो उस वाले रूल को सेटिस्फाई कर लो। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, पहले नंबर पर किसी बच्चे का रूल सेटिस्फाई करवाना है, उसके बाद में फिर सबसे लीस्ट नंबर की सीट हम लोगों को ऑक्यूपाई करवानी है। तो मैं 5वें क्लू पर के ऊपर वापस आऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि ए और एफ, बिटवीन ए एंड एफ, जो दूसरे नंबर का बच्चा होगा वो बस के अंदर एक ऐसी सीट ऑक्यूपाई करेगा जिसका नंबर डिफर करेगा पहले चाइल्ड से बाय 1। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो दूसरे नंबर का, पहले नंबर का बच्चा मान लो ए है, इसने कौन सी सीट ऑक्यूपाई करी? इसने करी तीसरे नंबर की। तो एफ जो है वो कौन से नंबर की सीट ऑक्यूपाई करेगा? या तो 4 नंबर की करेगा या फिर 2 नंबर की करेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ए और एफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीट्स पर के ऊपर बैठे हैं, है ना। तो इसकी समरी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि ए और एफ जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सम कॉन्जिक्यूटिव सीट्स पर बैठेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्ड सीट पर बैठेंगे। सर, हम्म। बोलो। पर इसमें ये भी तो हो सकता है, मतलब कि जो बिटवीन ए एंड एफ है, जो सेकंड चाइल्ड है, तो हम्म। जो एफ है वो 1 पे बैठा हो। बिल्कुल हो सकता है एफ 1 पर बैठा हुआ हो। तो ए कहाँ पर बैठेगा? कॉन्जिक्यूटिव सीट पर बैठेगा, तो फिर ए यहाँ पर ही बैठेगा। नहीं, फिर जो मिनिमम, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, लीस्ट पॉसिबल, तो उसमें हम्म। तो जो फर्स्ट वाला एफ एंटर हुआ तो वो 1 पे हम्म। बैठेगा, और फिर सेकंड चाइल्ड हम्म। एंटर हुआ तो वो 2 पे बैठेगा ना, मिनिमम तो वो है उसके लिए। हाँ, तो क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आ रहा है? तो फिर हम ए मैंने को, क्या बात अलग बोल दी? नहीं नहीं, गलत नहीं, मेरे को ये जो डिफरेंस है ना, सेकंड वाला, हम्म। मतलब मुझे लग रहा है सेकंड पे आएगा ऐसा, मतलब समझ में आ। मतलब ये कह रहा है कि वैसे तो पहले वाले क्लू के हिसाब से अगर मैं फिफ्थ वाले क्लू का ब्लू वाला पार्ट ना भी पढूं जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, तब भी ए यहीं पर ही आएगा। अब ये ब्लू वाले पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है मैं भी बताऊंगा थोड़ी सी देर में। अभी बस ये मीनिंग समझ लो कि पहले वाले क्लू का मीनिंग ये है कि ए और एफ दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर सीट पर बैठेंगे। दूसरा वाला क्लू भी बहुत आसान है, सी हमेशा इवन नंबर सीट पर बैठेगा, यानी कि कॉलम 2 के अंदर ही बैठेगा सी। याद रखने वाला क्लू है। तीसरा क्लू क्या है? डी और एच। D or H, the second child to enter the bus occupied a seat such that the difference between the seat numbers of D and H is maximum possible, है ना। जैसे कि मान लो D कौन से नंबर पर आता है? D आता है दूसरे नंबर की सीट पर बैठता है ना। अब आप कहोगे, अभी मान लो 2 मिनट के लिए D दूसरे नंबर की सीट पर बैठता है, तो H कहाँ पर बैठेगा? H ऐसी नंबर की सीट पकड़ेगा कि दोनों का सीट नंबर क्या है, मैक्सिमम। तो H कहाँ पर बैठेगा बताओ? बात आ गई समझ में? ठीक है।
मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस के ऊपर बैठेगा। अब ये क्या कह रहा है, बी और जी में से जो दूसरे नंबर का बच्चा होगा, ये दोनों सेम ही कॉलम में बैठेंगे, बी और जी, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्लू याद रखने वाले ही हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एक तरीके से गेम की तरह ही है वाला सेट, कि हम कोई गेम खेल रहे हैं उसके हिसाब से पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा सेट नहीं है कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन देखूंगा और फिल कर दूंगा इसके अंदर, ऐसा सेट ये नहीं है। इधर देखो, तो सबसे पहले मान लो बी को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, तो बी और जी सेम ही कॉलम में आएंगे, तो जी कहाँ कहाँ पर आएगा, तो बी और जी के अंदर जो डिफरेंस सीट का है कम से कम कितना होना चाहिए, 4। तो जी कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ छः पर आ आठ सकता 10। है, 8 पर आ सकता है। अब ये वाला रूल कैसे पिक्चर में आता है, फिफ्थ वाला, ये कह रहा है कि लीस्ट पॉसिबल सीट कौन सी होगी जो जी ऑक्यूपाई कर सकता है इन तीनों में से। मान लो तीनों खाली है, 6 भी खाली है, 8 भी खाली है और 10 भी खाली है, तीनों सीट्स खाली है। और अब जी का नंबर आया बैठने का, तो जी कहाँ पर बैठेगा 6 8 10 में से, तो इसका जवाब देगा आपको है। ये वाला पार्ट, लीस्ट पॉसिबल नंबर पर बैठेगा। बात आ गई समझ में सभी लोगों को, ठीक यस है। सर। अब कोई कह देगा कि बी और जी को इसके अंदर रखना है, हमें सेम कॉलम के अंदर रखना है, तो जी को हम चौथे नंबर पर भी तो रख सकते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि लिस्ट पॉसिबल नंबर तो आपको चूज करना है, पर आपको जो ऊपर एक पर्टिकुलर बंदे के लिए जो रूल दिए गए हैं, जैसे कि डी के लिए रूल दिया गया है कि बी के साथ में 4 से ज्यादा का डिफरेंस रखना है, तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस रूल को सेटिस्फाई कराते हुए सबसे लीस्ट सीट नंबर कितना बनेगा, 6। बात आ गई अब समझ में सभी लोगों को, ठीक है। यस यस सर। अच्छा, इसके उल्टा रूल क्या है, इसका उल्टा रूल है डी और एच वाला। पहले कौन सा रूल सेटिस्फाई करवाना है हमें, ये वाला, उसके बाद में से कि ये डी यहाँ पर आ गया, डी के बाद में मान लो एच एंटर करता है, एच एंटर करता है तो एच लीस्ट नंबर वाला नहीं देखेगा, क्योंकि ये वाला रूल पहले सेटिस्फाई करवाना है हमें, थर्ड नंबर वाला। एच कौन सी मैक्सिमम डिफरेंस रखेगा डी के साथ में, मतलब एच कहाँ पर होगा, 10th नंबर पर। बात आ गई समझ में सभी लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेट एक गेम की तरह है ना। अब इधर ध्यान से देखो, मैं ये वाला सेट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर कुछ कुछ क्लू आप लोग ध्यान रख लेना, और नहीं ध्यान रहे तो इसकी पिक्चर ले लो मोबाइल में, वहां से देखना। इन पांचों के पांचों रूल्स की पिक्चर ले लो। और सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए करवा रहा हूँ कि इससे आपको थोड़ा और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले डी आएगा, डी आएगा तो फिर डी के लिए तो अभी कोई बाउंडेशन है नहीं। बाउंडेशन किसके लिए, डी और एच के लिए मिला करके, डी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, डी अकेले के लिए कोई रूल नहीं है। रूल किसके लिए, डी और एच के ग्रुप के लिए। तो डी अभी जब पहले नंबर का बच्चा है बस के अंदर चढ़ने वाला, तो डी के लिए सारी की सारी सीटें खाली है, सारी की सारी सीटें खाली है और इसके लिए कोई रूल नहीं है, तो डी का सीट नंबर किससे डिसाइड होगा, इस नीले वाले रूल से। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। तो डी कौन से नंबर की सीट पर बैठेगा बताओ, फर्स्ट। फर्स्ट। इसके हाँ बाद में फर्स्ट। बी, क्या बी अकेले के लिए कोई रूल है, तो जवाब है बी अकेले के लिए कोई रूल नहीं है, रूल है तो बी और जी के पेयर के लिए, और जी तो भी आया भी नहीं, तो बी के ऊपर भी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो लीस्ट पॉसिबल सीट कौन सी बची हुई है, जो भी बची हुई है उसमें से लीस्ट नंबर किसका है, तो बी का, है ना। इसके बाद में थर्ड नंबर पर आएगा सी। सी के लिए ये बोल रखा है कि कौन सी चेयर पर बैठेगा, इवन नंबर चेयर पर बैठेगा, ये लिखेगा सेकंड वाला। तो इवन नंबर की चेयर कौन कौन सी बची है, ये और ये। तो पहले तो सी का रूल सेटिस्फाई करवाया कि ये 4 6 8 10 पर ही आ सकता है, पांचवें नंबर का रूल लगाया ये ब्लू हाईलाइट। तो बताओ सी कौन सी जगह पर आएगा, 4 पे। सी आएगा 4, फोर। ठीक है ना। इसके बाद में जी, जी की बारी आती है। तो बी और जी का एक कंबाइंड रूल है, वो सेटिस्फाई कराना है हमें। बी और जी का कंबाइंड रूल क्या कहता है कि बी और जी को एक ही कॉलम में रखना है, और डिफरेंस कम से भी कम 4 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो जी कहाँ कहाँ पर आ सकता है, 6 8 10। 6 8 10। सानवी अपना माइक म्यूट कर लो यार।
ठीक है, 6 से 10 पर आ सकता है। 6 से 10 के ऊपर ये तो जी का रूल, बी और जी का जो पेयर का जो रूल था वो मैंने फुलफिल करा दिया। अब ये ब्लू वाला हाईलाइट जो है ये फुलफिल कराऊंगा मैं। तो बताओ किस जगह पर आएगा जी? सही। छठे नंबर पर। इसके बाद में ई आएगा। क्या ई अकेले का कोई रूल है? क्लू है आपके पास में, क्या ई अकेले का कोई रूल है? तो ई नो अकेले सर। का कोई रूल नहीं है। तो ई, ए के लिए सबसे लीस्ट नंबर की चेयर कौन सी दिख रही है ई को? थ्री। सीधा फिफ्थ वाला रूल लगेगा तो थ्री। ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? तो पहले नंबर की एंट्री वाला बच्चा कहाँ पर बैठेगा? अभी मैं इनका एंट्री का नंबर बता रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट एंट्रेंट, दिस इज द सेकंड एंट्रेंट, दिस इज द थर्ड एंट्रेंट, दिस इज द फोर एंट्रेंट एंड दिस इज द फिफ्थ एंट्रेंट। ये इनकी एंट्री का नंबर बता रहा हूँ। अब ये क्या बोल रहा है? बाकी के 5 बच्चे बचे हुए हैं। बाकी के 5 बच्चे कौन कौन से बचे हुए हैं आपके पास में? ए बचा हुआ है, बी सी डी ई फिल हो चुके हैं। बी सी डी ई के बाद में क्या आता है? एफ। उसके बाद में जी भी फिल हो चुका है। फिर ए बी सी डी ई एफ जी आई। मैं कुछ भूल गया क्या इसके अंदर? एच। आई और जे। ठीक है ना? तो ये कह रहा है इसमें से छठे नंबर का बच्चा कौन कौन सा नहीं हो सकता। तो छठे नंबर पर क्या ए एंटर कर सकता है क्या? करवा करके देखो। छठे नंबर नहीं कर। पर नो सर, नहीं होगा। सर। कोई बात नहीं, एंटर करवा करके देखो। ग्रे कलर से लिख दो, केसेस बना रहा हूं तो। छठे नंबर पर आप ए को एंटर कराओगे तो ए के लिए तो कोई रूल है नहीं। कोई रूल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे लीस्ट नंबर की सीट पर बिठा देंगे। पर छठे नंबर पर इसको एंटर करवाएंगे तो ये पूरा का पूरा केस बन नहीं पाएगा, क्योंकि ए और एफ कैसे आने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव आने चाहिए। यानी कि छठे नंबर पर मैं ए को एंटर नहीं करवा सकता। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। क्योंकि ए और एफ यस। कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीट्स के ऊपर बैठने चाहिए। तो छठे नंबर पर ये तो एंटर नहीं कर सकता। क्या छठे नंबर पर एफ एंटर कर सकता है? नो सर। नहीं कर नहीं। सकता। ये भी एंटर नहीं कर सकता। क्या छठे नंबर पर एच एंटर कर सकता है? एच। यस तो इसका सर। जवाब है एच बिल्कुल एंटर कर सकता है। और पर उसकी सीट कहां पर आएगी? डी और एच का कुछ रूल था क्या? सर वो 10th पे आएगी, यस सर, मैक्सिमम मैक्सिमम डिफरेंस पे। टेंथ होना पर चाहिए। आएगी, मैक्सिमम वाले पर आएगी। ठीक है ना? तो पहले इस सेट के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? ये कहता है पांचवा क्लू कि पहले आप इनके ऊपर वाले रूल सेटिस्फाई करो। ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद में सबसे लीस्ट नंबर की चेयर आप चूज करो। तो सेटिस्फाई ही कहां पर होगा? एच और डी और एच वाला आखिरी चेयर पर। तो छठे नंबर का बच्चा डी तो ये तो एंटर कर सकता है। क्या छठे नंबर पर आई और जे भी एंटर कर सकते हैं? तो आई और जे तो कर ही सकते हैं, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है। बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि छठे नंबर का एंट्री करने वाले सिक्स एंट्रेंट नहीं हो सकते। तो कितने बच्चे हैं ऐसे? दो। हाउ मेनी ऑफ द अदर 5? तो इसका आंसर कितना आ 2 जाएगा? सर। दो। दो। दो बच्चे हैं। ठीक है ना? तो मैंने तीसरा वाला इसलिए करवाया आपको ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए कि किस रूल के हिसाब से ये चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं क्योंकि इस डायग्राम को मैं फिर से काम में लेने वाला हूँ। ठीक है, किसी को अगर इसकी पिक्चर लेनी हो तो ले लेना। ये पिंक कलर से जो मैंने लिख रखा है ये मैंने एंट्री नंबर लिख रखा है यहाँ पर। दिस इज द एंट्री नंबर। अब इसके बाद में देखो, पहला वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं या दूसरा वाला कर लेते हैं? चलो पहला वाला ही करते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सीट नंबर ऑफ बी एंड जी इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो मैक्सिमम पॉसिबल बी और जी की सीट नंबर कितना आ सकता है? तो सबसे पहले तो वो सेटिस्फाई करवाएंगे हम कि सबसे पहले अगर मैंने बी को अगर 1 रख लिया तो जी को कितना रखूंगा मैं? 9। 9। तो बी और जी का 9। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस कितना हो सकता है? तो इसका जवाब है 8। पर आप कहोगे 8 ऐसे ही थोड़ी ना हो सकता है। 8 ऐसे भी तो हो सकता है कि बी दूसरे नंबर पर आ जाए, जी 10वें नंबर पर आ जाए। तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। अभी देखेंगे थोड़ी सी देर में हम लोग। ठीक है? तो इधर ध्यान से देखो, जी 90वें नंबर की सीट कब लेगा?
आप लोगों को ही पता है जी 90 नंबर की सीट तभी लेगा जबकि ये सीट फिल्ड होगी। कौन कौन सी सीट फिल्ड होगी? 7वें नंबर की सीट फिल्ड होगी, 5वें नंबर की सीट फिल्ड होगी। बात आ गई समझ में? नहीं आई? यस सर। ठीक है ना? अब इधर ध्यान से देखो, 7वें नंबर की सीट कब फिल होगी? जब 6ठे नंबर की सीट फिल होगी। और 5वें नंबर की सीट कब फिल होगी? इधर देखो ध्यान से, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। 7वें नंबर की सीट कब फिल होगी? जब 6ठे नंबर की सीट फिल होगी। क्योंकि यहाँ पर तो कोई रूल नहीं है इन सीट्स के लिए, इन पर्टिकुलर सीट्स के लिए। तो फिर मिनिमम पॉसिबल सीट क्या है? पहले 6 नंबर की फिल होगी। ठीक है ना? अच्छा, 5वें नंबर की सीट कब फिल होगी? फोर्थ जब फिल। 4 की फिल होगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। जब ये फिल होगी, ये फिल होगी, है ना, और ये फिल होगी, और ये फिल होगी, तो जी को 90 नंबर पर रखने के लिए कितनी सीट्स फिल होनी चाहिए मिनिमम? अब ये मत कह देना कि 7 के बाद में 8 भी फिल होनी चाहिए तब जाकर के जी 90 नंबर पर आएगा। तो मैं कह दूंगा अगर 8th वाली सीट खाली भी है तब भी जी को फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जी को तो सेम कॉलम में आना है ना। तो फिर जी पहले अपना रूल सेटिस्फाई करवाएगा, मिनिमम नंबर की अवेलेबल चेयर चेयर जो कि 8 नंबर की चेयर है उस पर नहीं बैठेगा। बात आ रही है समझ में? तो अगर मैं ये वाला केस मानता हूँ कि बी को 1 दिया, पहली चेयर दी, और जी को मैंने 9वीं चेयर दी, तो इसमें कितने लोग इनके बीच में आएंगे? 6। तो इनके बीच में कितने लोग आएंगे? 6। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस 8 और दूसरे तरीके से भी हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो ध्यान से, कि बी को मैं क्या कर दूं, 2 दे दूं। अब आप कहोगे बी को 2 कैसे दे रहे हो? कोई भी एक बंदा उठा लो जिसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। आई आई के ऊपर खुद का पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है, तो पहले नंबर पर आई आकर के बैठ जाएगा मिनिमम पॉसिबल नंबर की चेयर पर, जो कि ये चेयर नंबर 1। इसके बाद में किसको बिठा दो? बी को। बी यहाँ पर बैठ जाएगा। और इसके बाद में मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बनाने के लिए बी और जी को क्या बना दो? यहाँ पर बना दो। अब बी और जी के बीच में 2 लोग आए, इसका क्या मतलब है कि ये वाली चेयर भी फिल्ड होनी चाहिए पहले, और ये वाली चेयर भी फिल्ड होनी चाहिए। बात आगे समझ में नहीं? ठीक है ना? यस सर। अब इधर ध्यान से देखो, चेयर नंबर 8 फिल होने के लिए क्या 7 नंबर की चेयर फिल होनी जरूरी है? तो इसका जवाब है 7 नंबर की चेयर को अगर मैं एम्प्टी रख भी दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं 7 नंबर की चेयर को अगर मैं एम्प्टी रख भी दूं, तब भी क्या कोई बंदा है क्या कि वो अपना खुद का रूल लगा करके 7 8 नंबर की चेयर दोनों अवेलेबल है, वो मिनिमम नंबर वाली चेयर 7 ना लेकर के 8 ले ले? ऐसा कोई कैंडिडेट है मेरे पास में 7 को खाली छोड़ करके? सर सी था ना, मतलब वो इवन नंबर पे बैठेगा। सी है ऐसा कैंडिडेट? तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी जो है वो सीधा यहाँ पर आ सकता है, और सी को यहाँ पर आने के लिए हम चेयर नंबर 7 को खाली छोड़ सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मिनिमम नंबर निकालना है जो कि बी और जी के बीच में आकर के बैठे थे। ठीक है? चेयर नंबर 6 के फिल होने के लिए क्या जरूरी है? क्योंकि सी एक बंदा था, उसको मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं पहले। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर के सारी चेयर्स कैसी होनी चाहिए? फिल्ड। तो कितनी चेयर फिल होनी चाहिए? बी और जी के बीच में कितनी चेयर फिल होनी चाहिए बताओ? 5। 5। तो मिनिमम आंसर किससे आया? तो अगर मैं दूसरा केस मानता हूँ कि बी को अगर मैं 2 नंबर पर बिठाता हूँ, जी को अगर मैं 10 नंबर पर बिठाता हूँ, तो मिनिमम कितने लोग इन दोनों के बीच में एंट्री करेंगे? 5। 5। तो मुझे मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम आंसर 6 और 5 में से कौन सा हो जाएगा? 5। तो फिर मैं 5। ये आंसर लगाऊंगा। सर हम्म। सर यहाँ पे हमें डी और एच का चेक करने की जरूरत नहीं है कि उनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस बनाना है? कर सकते हो ना चेक, बिल्कुल कर सकते हो। पर एक बात ध्यान से सुनो, मैंने सारे के सारे बंदों को चढ़ा दिया, जितने भी 8 बंदे हैं। जिन जगह पर मैंने एफ लिख रखा है, एफ का मतलब यहाँ पर एफ कैंडिडेट से मतलब नहीं है, एफ का मतलब यहाँ पर फील्ड। ये वाली बात ध्यान रखना। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने पहले वाले केस में भी जहां पर लिखा था एफ, एफ का मतलब क्या है? फील्ड, FILLED। तो कैंडिडेट एफ से मतलब नहीं है। तो आप क्या करो, 8 कैंडिडेट बैठने के बाद में आप 9वें 10वें नंबर पर बिठाओ ना इसको,
डी को आप 9वें नंबर पर एंट्री कराओ तो डी कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर। एच को आप 10वें नंबर पर एंट्री कराओ तो एच कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर। बात आ यस गई सर, वंशिका? आ गई। और किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? ये वाला सेट ऐसा है कि इसके अंदर आप लोगों को प्रोएक्टिवली डाउट पूछने पड़ेंगे, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो केस बना करके दिखाने हैं, तो ऐसे तो मतलब मैं अपनी तरफ से तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बाकी ज्यादा अच्छे से जब समझ में आएगा जब आप लोग सवाल पूछोगे, क्रॉस क्वेश्चंस पूछोगे इसके अंदर से। अभी क्या बोल रहा है, इफ द ऑर्डर इन विच द 10 चिल्ड्रन एंटर्ड द बस इज द सेम एज द seat of each child, who among the following can be the last child to enter the bus? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जिस नंबर पर वो बच्चे एंटर करते हैं वही उनका सीट नंबर भी होगा। तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि लास्ट चाइल्ड कौन सा हो सकता है। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? अच्छा, इधर ध्यान से देखो, सबसे पहला मैं ऑप्शन लेता हूँ जी। ठीक है ना। मान लो सारे सारे एफ का मतलब, फिर से सुन लो, यहाँ पर एफ का मतलब है फील्ड, मैं स्मॉल एफ बना देता हूँ, स्मॉल एफ। मान लो कि सबसे आखिरी नंबर का चाइल्ड है ये वाला। ठीक है ना। तो सबसे आखिरी नंबर के चाइल्ड को कौन से नंबर की सीट मिलनी चाहिए बताओ? 10 10th नंबर। 10। मैं ऐसा मान रहा हूँ आखिरी नंबर का बच्चा है जी। आखिरी नंबर का बच्चा है जी, तो जी को कौन सी सीट मिलनी चाहिए? 10th। 10th। तो बताओ जी भी पॉसिबल है या नहीं है ना पॉसिबल? है या नहीं है? यस सर। यस सर। ये पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर एक झोल है। अब झोल क्या है, इधर सुनो। जब जी बच गया था, जब जी बच गया था, ये कौन सा चाइल्ड मैं मान रहा हूँ, 10, 10th। वो 10th नंबर की सीट खाली होनी चाहिए, तभी तो 10वें नंबर का बच्चा 10वें नंबर की सीट लेगा। क्यों लेगा? लिखा हुआ है उसने, पहले नंबर का बच्चा पहले नंबर की सीट, दूसरे नंबर का बच्चा दूसरे नंबर की सीट। इसके पहले क्या एच और डी में से दोनों आ चुके होंगे क्या? यस सर। आ चुके होंगे ना? हाँ हाँ। आ चुके होंगे, डी और एच दोनों के दोनों अगर आ चुके होंगे, तो डी और एच, आपको नहीं लग रहा डी और एच में से 10वें नंबर की सीट तो कोई खाली छोड़ेगा ही नहीं? बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तो खाली छोड़ेंगे ही नहीं। तो फिर जी 10वें नंबर पर एंट्री तो कर सकता है, पर 10वीं सीट इसके लिए खाली रहेगी नहीं। बात आ गई समझ में या नहीं आई? यस डी सर। सबसे आखिरी में एंट्री यस। लेने वाला बच्चा तो हो सकता है, पर क्योंकि डी और एच इसके पहले आ चुके हैं, डी और एच इसके पहले एंट्री ले चुके हैं, तो सीट भी फिल कर चुके हैं, और सीट फिल कर चुके हैं तो वो दोनों में से कोई ना कोई एक मैक्सिमम डिफरेंस, पहले खुद का रूल सेटिस्फाई करवाएंगे वो कि मैक्सिमम डिफरेंस उन लोगों को करना है। तो फिर डी और एच में से कोई एक इस वाली सीट के ऊपर बैठ गया होगा, इसके ऊपर बैठ गया होगा, तो 10वें नंबर का एंट्रेंस जो कि जीता है, इसके लिए 10वें नंबर की सीट खाली है ही नहीं। इसलिए हमें देखने से लगता जरूर है कि जी 10वें नंबर पर आकर के 10वें नंबर की सीट ले सकता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या एफ ले सकता है क्या? एफ के बारे में सोचो। सर। नहीं सर। ले सकता है, यस बोल रहे हो नो बोल रहे हो? नो सर। नो। नहीं ले सकता। क्या सी ले सकता है? सी भी नहीं ले सकता। तो फिर कौन ले सकता है 10वें नंबर पर आकर के 10वें नंबर की सीट? कौन ले सकता है? या तो डी लेगा या फिर एच ही लेगा, इसके अलावा कोई नहीं लेगा। इसलिए इसने पूछा है ऑप्शन में से छांटो, क्योंकि इस वाले सवाल के दो आंसर, दो आंसर कौन कौन से, एक तो है डी और एक है एच। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे चले। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, ये बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन हु कैन एंटर द आफ्टर ए एंड बिफोर एफ। है ना। तो इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन हो गया, और एक कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये वाला कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो देखो, मैं ए को मैं यहाँ पर लाता हूँ। तो ए को मैंने सबसे पहले नंबर पर, यह है फर्स्ट एंट्रेंट, यह है फर्स्ट आदमी एंट्रेंट, यह है फर्स्ट एंट्रेंट। इसके बाद में मुझे क्या करना है, ए और एफ के बीच में आने वाले आदमियों को क्या करना है, मुझे मैक्सिमाइज। अब मान लो मैं किसी भी दूसरे आदमी को लेकर के आता हूँ, जैसे मैं बी सी डी किसी को भी लेकर के आता हूँ, तो दूसरे नंबर का आदमी कहाँ पर आएगा बताओ? सेकंड। सेकंड पर ही आएगा, सेकंड पर ही आएगा, तो फिर एफ कहाँ जाएगा फिर? नहीं बैठ पाएगा। नहीं बैठ पाएगा ना। यानी कि अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो ए को पहले नंबर की चेयर पर तो मत बिठाओ। तो फिर आप क्या करो, पहले नंबर पर किसी भी एक बंदे को बिठा दो। जैसे आई, आई के ऊपर कोई रूल नहीं है, आई को बिठा दिया। दूसरे नंबर की चेयर पर किसको बिठा दिया, ए को बिठा दिया। ठीक है। अब एफ कहाँ पर बैठेगा, आपको पता ही होगा, एफ एफ कहाँ पर बैठेगा, तीसरे पे। सर 3 पे। है ना। तो पहले नंबर पर कौन आया था, पहले नंबर पर आया था आई। अब इसके बीच में देखो, मुझे ज्यादा से ज्यादा आदमी बिठाने। तीसरे नंबर पर क्या मैं किसी और आदमी को बिठा सकता हूँ क्या, जो कि तीसरे नंबर सी की को। चेयर भी खाली छोड़ दे? क्योंकि तीसरे नंबर की चेयर पर कौन आने वाला है, एफ आने वाला है, पर ये एंट्रेंट नंबर है। दीज आर नॉट सीट नंबर। सीट नंबर में नीचे लिख रहा हूँ। सीट नंबर आई का है 1, ए का है 2। तो थर्ड एंट्रेंट में सी को बना सकता हूँ, और ये कौन सी सीट फिल करेगा, 4 नंबर की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। इसके अलावा मैं और किसी को बिठा सकता हूँ क्या, जो कि थर्ड नंबर की सीट ना ले? और किसी को बिठा सकता हूँ मैं इसके अलावा, जो कि थर्ड नंबर की सीट ना ले? या फिर अब तो सब थर्ड नंबर की सीट ही लेंगे जो भी आएगा? नहीं बिठा सकते। नो सर। नहीं बिठा सकते हैं ना, नहीं बिठा सकते। इसका मतलब क्या, फोर्थ नंबर का एंट्रेंट कौन होना पड़ेगा, एफ ही होना पड़ेगा। और ये कौन से नंबर की सीट लेगा, थर्ड। यानी कि जीरो तो इसका आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में अभी तक क्या लग रहा है, एक एंट्रेंट आएगा, पर मुझे कितने एंट्रेंट लाने हैं, मुझे मैक्सिमम पॉसिबल लाने हैं। तो कोई बात नहीं, हम आगे केस बनाते हैं। आगे केस क्या बनाते हैं, अभी तक ए को मैंने कौन से नंबर पर बिठाया था, ए को मैंने बिठाया था दूसरे नंबर पर। अब मैं बिठा रहा हूँ ए को तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ए कब बैठेगा, जब पहले दो नंबर पर आदमी आ चुके होंगे। तो आई के ऊपर कोई रूल नहीं है, जे के ऊपर कोई रूल नहीं है। थर्ड नंबर पर मैंने किसको बिठा दिया, ए को। ठीक है ना। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी और को बिठाऊं, वो फोर्थ नंबर की चेयर खाली छोड़ दे और फिफ्थ नंबर की चेयर पर आ जाए? कोई ऐसा बंदा है जो कि फोर्थ नंबर की चेयर को ओमिट करके फिफ्थ नंबर पर आ जाए? है कोई ऐसा? नो। बिल्कुल है। पर उसके लिए पहले नंबर पर हमें आई को नहीं बिठाना है। किसको बिठाना है, बी या जी में से किसी को भी बिठा दो। अब तो है ना ऐसा बंदा, देखो, है यस या सर। नहीं? यस यस सर। सर। है ना, है ऐसा बंदा। अब बताओ। तो ये जो है ना, इनको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब मैंने वो एंट्री चेंज कर दी है ना। तो 1 2 3 4 और ऐसे आ जाएगा। तो ए को कौन से नंबर पर एंट्री करवाई मैंने, तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर एंट्री करवाई, इसने सीट भी कौन से नंबर की ली, थर्ड नंबर की। बी को पहले नंबर पर करवाई, पहले नंबर की सीट। जे को दूसरे नंबर पर करवाई, दूसरे नंबर की सीट। चौथा एंट्रेंट में किसको करवा रहा हूँ, जी को। जी को करवा रहा हूँ, तो कहाँ पर आएगा जी, बताओ? 10th पे। कहाँ पर आएगा बोलो? एक मिनट। फिफ्थ पे। फिफ्थ। फिफ्थ पर आएगा ना। हाँ यस सर, यस सर। फिफ्थ पर आएगा, है ना, जी यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इधर ध्यान से देखो। इसके बाद में क्या कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं और भी बिठा सकता हूँ कहीं पर दूर, चौथे नंबर की चेयर ना फिल होने दूं उससे मैं? इस केस के साथ तो नहीं है, पर अगर मैं एक नया केस सोचूं तो उसके साथ में जरूर है। कि दूसरे नंबर पर आप क्या करो, जे की जगह पर ए किसको और बिठा दो, एच। डी पर। जे की जगह पर किसको बिठा दो, इस केस के साथ तो पॉसिबल नहीं है, पर इसके साथ में जरूर पॉसिबल है कि जे की जगह पर किसको बिठा दो, डी को। अब पांचवें नंबर पे एंट्री किसकी कराओ आप, एच एच। की। एच एच कौन सी चेयर लेगा बताओ? 10th। 10। तो बताओ कितने आदमी आ गए अभी तक? अब इसके बाद में छठा एंट्रेंट कौन होगा, क्या छठा एंट्रेंट अभी भी कोई है जो कि चौथे नंबर की सीट को छोड़ करके किसी और पर बैठ जाए, किसी भी चेंज के साथ में? चाहे कोई चेंज भी कर सकते हो आप, बी डी किसी को भी चेंज करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा लोग तो हमें बीच में मिल गए।
इसके बाद सीधा एफ आ जाएगा, तो ये वन तो आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ये देखो ऑप्शन में क्रॉस क्रॉस कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं बी और डी इनसे बंधे हुए किसी दूसरे पेयर के नंबर को ले रहा हूं, क्योंकि उनके लिए सीट्स पहले से डिफाइंड है, वो एफ को छोड़ सकते हैं। अगर इनके इनके साथ में पेयर्ड साथी अगर पहले हुए आया तो फिर इनकी सीट्स पहले से डिसाइड हो जाएगी। बात आ गई समझ में? यस सर। इसलिए मैंने इनको इनके ऊपर किया है। क्या इस वाले डायग्राम के अंदर मैं कर सकता हूँ दो से ज्यादा और? तो जवाब है नहीं, आप किसी को भी इसके बाद में फिल करोगे वो चौथे नंबर की सीट ही लेगा, क्योंकि रूल किस किस के थे, ए एफ तो साथ में लाना ही है हमें। सी का रूल इसके ऊपर लगेगा नहीं, क्योंकि सी इवन नंबर चेयर लेगा, तो इवन नंबर 4 ही बची है। सी का रूल इसके ऊपर लगेगा नहीं। एफ को तो मुझे एफ को तो जस्ट के बाद में लाना ही है, इसका रूल हम यूज कर चुके हैं, इसकी बाउंडेशन हम लोग यूज कर चुके हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में तो मैं दो लोगों से ज्यादा नहीं रख सकता, तो दो लोग तो आ रहे हैं, तो आंसर या तो 3 होगा या फिर मोर देन, या 2 होगा या फिर मोर देन 2 होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या मोर देन 3 को फुलफिल कराने के लिए क्या हम और भी जगह रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, देखो इसे ही रखेंगे जैसे रखा था। इस बार ए को कहां पर लाएंगे हम? ए को लाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बी डी को यहीं पर ही लाएंगे, बी को यहाँ पर लाएंगे, डी को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है ना। मैं एंट्रेंस चेंज कर रहा हूँ इस बार। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आप कह सकते हो। तो बी कौन से नंबर पर आ गया? पहले नंबर पर आ गया, पहले नंबर की चेयर। डी कौन से नंबर पर आ गया? डी आ गया दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर की चेयर, ठीक है। बात आ गई समझ में? इसके बाद में थर्ड नंबर पर हम किसको लाएंगे? यहाँ पर थर्ड नंबर पर भी किसी को भी लिया हो। आई। सर सी को भी ला सकते हैं। नहीं, वो रुको, तो सी को इवन बाद में लाएंगे, सी को हम ढंग से यूज करेंगे। थर्ड नंबर पर आप आई को लियो, थर्ड नंबर की चेयर। फोर्थ नंबर पर आप ए को लाए हो, इसके पास में फोर्थ नंबर की चेयर, इसको भी फुलफिल, इसको भी फिल कर दो यहाँ पर। अब फिफ्थ नंबर पर आप किसको ले आओ? एच को ले सी। आओ, एच को ले आओ, एच को। हाँ, जी को भी ला सकते हो, जी को ले आओ। एक सर सेकेंड ये, सी को भी ला सकते हैं। हाँ सी को भी, कोई भी एक पकड़ लो, है ना। बताओ किसको लिखूं? सर सी को सी, लिख लीजिए। सी को लिया। सी कहाँ पर आएगा बताओ? क्या 6 सी? पे। 6 नंबर पे। सी 6 नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद में 6 7, बताओ 6 नंबर पर किसको लाए? क्यों पांचवें नंबर की चेयर अभी भी खाली छोड़े? एच। एच को, एच को लेंगे। एच कौन से नंबर की चेयर पर आएगा? 10 पर। 10 में पे। इसके बाद में हम किसको ला सकते हैं और, जो कि पांचवें नंबर की चेयर खाली छोड़े? जी को। सर जी ही आएगा फिफ्थ पे। जी ही आएगा फिफ्थ पर, तो इससे तो फिर दो से ज्यादा बढ़ेगा नहीं ना आदमी। बात आ रही है ना समझ में? तो इससे तो अच्छा है यस फिर सर। इसके अंदर फिर एफ को ही लाना पड़ेगा, वरना पांचवें नंबर की चेयर खा जाएगा इसका। तो एक छोटी सी चालाकी हम लोग करते हैं, देखो इधर। डी और बी, डी को स्वैप करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बी और डी को एक्सचेंज कर ले। हाँ सर। जैसे डी को यहाँ पर कर दिया और बी को मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। अब इधर देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, और ये कितना हो जाएगा? बी। इनके चेयर नंबर भी मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, इसके बाद में मैंने क्या किया? बताओ किसको, किसकी एंट्री कराऊं इसके बाद में? आपको जिसी की एंट्री करवा दूंगा, बताओ। सी। सी की एंट्री करवा दी। सी कौन सी चेयर लेगा? 6 नंबर की, 6। 6 नंबर की। इसके बाद में बताओ किसकी एंट्री करवाऊं? सर एच और जी दोनों की करा सकते हैं। तो इसके बाद में एच की एंट्री करा दी। एच कौन से नंबर की सीट लेगा? 10। 10वें नंबर की। फिर इसके बाद में जी, जी अगर मैं लेता हूं तो जी कौन से नंबर की सीट लेगा? 8। 8वें नंबर की। इसके बाद में, क्योंकि आंसर तो 3 तो आ गया ना मेरे पास में, 3 का मतलब क्या है? मोर देन मोर देन 2। यानी कि 8वें नंबर पर किसकी एंट्री करा दोगे? एफ की करा दोगे, और ये कौन से नंबर की सीट लेगा? 5वें नंबर की सीट लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये, मोर देन 2। ठीक है ना। तो इस, ये वाला सेट किस टाइप का है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन हम लोगों को फिल नहीं करनी, इसने कुछ रूल दे रखे हैं और रूल के हिसाब से हमें गेम खेलना है। ये वाला सेट बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे एक स्टिक्स वाला सेट नहीं होता, बिल्कुल उसी टाइप का सेट है ये। कि किसी ने सर 3 स्टिक्स उठाई, फिर हमने 2 स्टिक्स उठाई। हाँ,
सर इसमें ए और एफ में से हमें जो आपने पर्सन फिक्स किए थे, ए फर्स्ट पर्सन है, एफ सेकंड पर्सन है, मैंने एफ को फर्स्ट मान लिया था, ए को सेकंड मान लिया था। उससे भी आ जाएगा आंसर तो, हाँ मैंने उससे भी ये कोई फर्क केसेस नहीं नहीं पड़ता। बनाए थे। तो केसेस तो बना करके देखने पड़ेंगे ना, या तो आप रेंडमली पहला केस बना लो कि 3 लोग आ सकते हैं बीच में इनके। 3 लोग कब कब बीच में आएंगे, जब ए एफ में से किसी एक को चौथे नंबर पर रखोगे, उसके पहले तो आएगा नहीं। हम्म ठीक है ना? तो हम्म पहले हम्म। नंबर पर आपने ए और एफ को रखा होगा, तब तो फिर इसका आंसर भी गलत ही आया होगा। नहीं, पहले एफ को रखा फिर ए को रखा, ए के आफ्टर सीट सीट का नंबर भी तो बताओ। 1 और 2 करके किया था। 1 और 2 पर अगर आपने इन दोनों को रखा है, तो फिर इनके बीच में आने वाले लोग तो फिर 0 हो गए। हमें तो इनके बीच में एंट्री करने वाले लोग बहुत सारे बनाने हैं। अभी जो मैंने बनाया है, इनके बीच में एंट्री किस किस आदमी ने की? सी ने की, एच सर ने की, जी ने की। बात आ गई समझ में? हम्म। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको? यस सर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? if the seat numbered in which D is sitting is n and in which H is sitting is n plus 1, how many values n can assume? तो ये कह रहा है डी और एच क्या दो लगातार सीट के ऊपर बैठ सकते हैं? डी और एच क्या दो लगातार सीट के ऊपर बैठ सकते हैं? अगर दो लगातार सीट के ऊपर बैठ सकते हैं, तो दो लगातार सीट क्या होगी? है ना? तो देखो, मैं ऐसे मान रहा हूँ कि पहले की जो 8 सीटें वो खाली बच गई, और डी और एफ ने अभी तक बस के अंदर एंट्री नहीं ली है। ये जो पहली जो 8 सीटें थी, ये भर गई है पूरी। फील्ड, फील्ड, ये भी फील्ड, और ये भी फील्ड। अब डी एंट्री लेता है, डी एंट्री लेता है तो डी कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। या फिर एच एंट्री लेता है? नहीं, पहले डी लेगा, क्योंकि डी का सीट नंबर एन है, फिर एच है। एच का एक ज्यादा, एच प्लस 1। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर? एन क्या सीट का नंबर? तो एन की एक वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। अगर एन की वैल्यू 9 है, तो एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देखनी है हमें। एन की, तो एन की एक वैल्यू तो कितनी हो गई? 9। ठीक है ना? अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से, मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछ रहा हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि डी 8वें नंबर की सीट पर बैठ जाए, और एच ये 9वें नंबर की सीट पर बैठ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस यस सर। तो इधर देखो ध्यान से, ऐसा कब पॉसिबल है कि पहले मैंने डी की एंट्री करवाई, ये 7 सीटें भरी हुई थी, डी की एंट्री हो गई। इसके बाद में हमारा एक बंदा है, उस बंदे का नाम क्या है? सी। सी। सी कौन सी सीट ऑक्यूपाई करेगा? ये वाली। तो फिर एच कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो 8 और 9 वाला केस भी पॉसिबल है ना? यस सर। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। ठीक है ना? अब एक और काम करते हैं, 7 और 8 वाला देखते हैं कि डी कौन से नंबर पर एंट्री करता है? 7वें नंबर पर। क्योंकि देखो, ये कह रहा है एन की कितनी वैल्यू है, तो एन की दो वैल्यू तो आ गई हमारे पास में, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो या तो 2 होगा या 3 होगा। तो एन को अगर मैंने 7 माना, यानी कि डी को अगर मैं 7वें नंबर पर फिल कर रहा हूँ, तो डी को मैंने 7वें नंबर पर यहाँ पर फिल किया, है ना? तो ऐसा कोई बंदा है मेरे पास में जो 8वें नंबर की सीट को छोड़ दे और 10वें नंबर पर आ जाए? बताओ। बी और डी का पेयर हो सकता है, बी 6 सर पे आ जी का जाएगा तो तो डी 10 पे आ जाएगा। किस किस का पेयर हो सकता है? बी बी और और जी। जी। बी और बी जी का 6 पेयर हो पे है। सकता है। हाँ, बी 6 पे फिल करेगा तो जी को 10th पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो बी या जी में से कोई भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब क्या हमारे पास में कोई एक ऐसा बंदा भी है जो कि 9 नंबर पर आ जाए, 8 नंबर को छोड़ करके? 8वें नंबर का जो है, वो खाली छोड़ दे। कोई है ऐसा आदमी हमारे पास में? बताओ जल्दी। नहीं, नहीं है सर। नहीं सर। नहीं है ना कोई भी? अच्छा, हम्म, कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं बी और जी की जगह सीधा 10वें नंबर पर सी भी आ सकता है? कितने लोग सोच रहे हैं ऐसा? यस सर, सी आ सकता है। ये वाली बात कितने लोगों ने सोच ली थी? बहुत सारे लोग भूल गए, पर ये वाली बात कितने लोगों ने सोच ली थी? हाथ उठाओ।
आप मुझे एक बात बताओ, सी 10वें नंबर पर क्यों आएगा? सी को इवन नंबर्ड लीस्ट नंबर की चेयर ऑक्यूपाई करनी है, तो सी तो पहले ही खा जाएगा ना 8 नंबर की सीट को। 10 पर आएगा ही क्यों? बात आ गई प्रखर समझ में? सर जब 8 नंबर से फिल हो जाएगा तब आएगा 10th में। क्या लेकिन फिल कैसे होगा? ठीक है सर, ठीक है ठीक है, आ गई आ गई। बात आ गई ना समझ में? तो डी अगर 7 है, तो एच 7 के साथ में 8 कभी आ ही नहीं सकता। अगर इसके बाद में अगर आप एच की एंट्री कराओगे तो एच तो सीधा ये नंबर पकड़ेगा। एच 8 एंट्री तभी करेगा जब 8 नंबर की सीट के पहले ये दोनों भर जाए। ये दोनों भर जाएं तो 10वें नंबर की तो भर सकती है, बी या जी किसी से भर सकती है, पर 9वें नंबर की सीट नहीं भर सकती। तो इसके बाद में अगर एच की एंट्री होगी ना तो फिर एच फिर 9 ही लेगा। सर हम सी की पहले भी करा सकते हैं, सिर्फ 4 6 में अगर हमने कराई तो। करा दी तो उससे उससे क्या हो रहा है? आपको तो इस वाली चेयर, आपको दो चेयर को एच की एंट्री के पहले दो चेयर खत्म करनी है ना, क्योंकि एच सबसे बड़े अवेलेबल वाली नंबर की लेगा। तो सी को आप खत्म करा सकते हो क्या? सी बी और जी तीन है आपके पास। क्या आप इन दोनों सीटों को खत्म करा सकते हो क्या इन तीनों का यूज करके? अगर आप सी को फिल करोगे तो सी तो इवन ओड में तो आएगा नहीं, इधर तो आएगा नहीं, और सी इवन में आएगा। इवन में भी आएगा तो लीस्ट नंबर लीस्ट अवेलेबल पर आएगा, तो 8 को तो पहले ही खा जाएगा वो। अच्छा हाँ सर ठीक है। ठीक है ना? लीस्ट सी का रूल क्या है? इवन नंबर की चेयर पर आने वाला। खुद के रूल को फुलफिल कराने के बाद में वो ये जो नीला वाला हाईलाइट है, इसको भी तो फुलफिल कराएगा कि भाई खुद का रूल फुलफिल हो रहा है, उसके बाद में सबसे छोटा नंबर चूज करो। तो इसका मतलब क्या है? ये जो है एन जो है ये 7 8 नहीं हो सकता। 7 8 नहीं हो सकता तो क्या ये 6 7 हो सकता है? ये भी करके देख लो, क्या 6 7 हो सकता है? 7 नंबर पर कब आएगा? जब ये तीनों जगह आपने फिल करा रखी होगी। क्या तीनों जगह फिल करा सकते हो आप एच के पहले? तो जब आप ये दो बॉक्स ही फुल फिल नहीं करा पाए तो तीनों तो आप कहाँ से करा पाओगे फिर? है ना? मान लो कि ये तो सी से फिल हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक बी जी से फिल हो जाएगा, इसको कैसे फिल कराओगे? बात आ गई समझ में? तो इसके बाद में कोई भी वैल्यू फुलफिल नहीं करेगी तो एन कितनी वैल्यू अज्यूम कर सकता है? केवल और केवल दो। बात समझ में आ गई है? सर अगर हम लोग ए और एफ को एंटर करवा दें तो वो 9 और 10 ले लेंगे। करवाओ एंटर। कौन से वाले केस के अंदर बना करके बताना है मुझे। लाइक इसी वाले में जब सी ने एंटर करा तो 8th प्लेस उसने ले ली, फिर हमारे पास हम्म 9 और 10 बचा, तो वो कॉन्जिक्यूटिव तो सिर्फ 9 10 है, तो फिर वो नहीं, सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताओ कि इसके अंदर जब ए आएगा तो ए के ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। ए कहाँ पर आएगा जब ये सिचुएशन होगी? तो 7th। 7th पर आएगा। पर फिर एफ के लिए कोई प्लेस नहीं बचेगी ना। एफ के लिए कोई प्लेस नहीं बचेगा। बात आ गई ना? यानी कि ए और एफ को आपको अगर ये वाली स्कीम रखनी है अगर आपको, तो ए और एफ को आपको पहले से भरवाना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? कोई भी आदमी ये सोच करके नहीं बैठेगा कि मेरे पीछे वाले का रूल फुलफिल होगा या नहीं होगा। बात आ गई समझ में? जब भी कोई ओके। भी आदमी बैठ रहा है तो लीस्ट पॉसिबल नंबर की चेयर पर बैठ रहा है। जब ए पहले बैठेगा तो ए के ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। कोई रूल अप्लाई नहीं होता तो ये मिनिमम पॉसिबल नंबर वाली सीट पर बैठेगा, जो कि है सीट नंबर 7। तो ए ये ध्यान में रख करके नहीं बैठेगा कि मेरा जो साथ में जो पेयर वाला अदर पर्सन है उसके लिए भी जगह होनी चाहिए। बात आ रही है आपको समझ में? ओके सर। ठीक है ना? तो बनेगा ही नहीं वो यहाँ पर। अगर ए और एफ को अगर आप नीचे लाओगे, मतलब ए और एफ को अगर आप नीचे लाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये ऊपर ही कहीं पर ही होंगे। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ये वाली जो बात बोली है आपने, जब तक कोई भी रूल अप्लाइड नहीं है, कोई भी रूल कब तक अप्लाई नहीं है? जब तक कि ए और एफ, पहला बंदा जो भी एंट्रेंट है उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं है। क्योंकि रूल किसके ऊपर अप्लाई होगा? दूसरे वाले बंदे के ऊपर। और रूल क्या है? पहले वाला बंदा कौन सी सीट के ऊपर बैठा उससे रिलेटेड रूल है। तो पहले एंट्रेंट के ऊपर कोई रूल नहीं है। जो भी रूल है वो कौन सा वाला रूल है? ब्लू वाला हाईलाइट। बात आ गई समझ में? ठीक है ना? तो जैसे जैसे मैं इनको ऊपर लेता जाऊंगा बहुत सारे बॉक्सेस खाली छूटते जाएंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव ही वाला जस्ट एक आगे वाला एच ले उसके चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि फिल ही नहीं कर पाओगे। कितने लोगों को इसके पांचों के पांचों सवाल समझ में आ गए? अच्छे से हाथ उठाओ एक बार। ठीक है।
इसके बाद में एक सेट और है, वो सेट है ये वाला, है ना। ये वाला सेट मुश्किल है या आसान है बताओ, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सर इजी है। थोड़ा इजी है पर कैलकुलेशन है पर डूएबल कैलकुलेशन है। बहुत ज्यादा है। देखो यस सर। कैलकुलेशन जो इसकी ज्यादा है ना, मैं आपको काफी बार बोलता हूँ कि मैं कैलकुलेशन अवॉइड कर दूंगा, बाकी ये सेट ऐसा है कि मैं इसकी कैलकुलेशन अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन आपको दे रखी है वो हम लोगों को करनी ही पड़ेगी। बात आ गई समझ में सभी लोगों को। तो इस वाले पर्टिकुलर सेट की कैलकुलेशन अवॉइड नहीं होगी। ये जरूर है कि हम इसकी टेबल वेबल जरूर बना सकते हैं यहाँ पर, सर ठीक है ना। हम्म। सर मतलब पहले सर 3 क्वेश्चन इसके आसान, 1 2 3 इसका आसान है। हम्म। हाँ सर, बोलो वही बोलो। पूछ रही थी कि जैसे पेपर में करते टाइम 4 फिफ्थ में थी इसकी कैलकुलेशन पूरी पूरी, पर 1 2 3 तो हम्म डायरेक्टली हो रहे थे, तो 1 2 3 करके फिर हम हम्म। कुछ और कर लें, अगर टाइम बचे तो फिर कर लें, हाँ बिल्कुल यही करना होता है आपको। है ना। टाइम की इतनी कीमत है एक्चुअल पेपर के अंदर कि मैं काफी बार बोलता हूँ कि ऐसी चीजें मुझे क्लास के अंदर ओपनली नहीं बोलनी चाहिए, पर अगर आपने 3 क्वेश्चन भी कर लिए तब भी मान लो कि 90% आप निकल चुके हो एग्जाम में, जिस टाइप का पेपर आ रहा है, ठीक है ना। तो बाकी का बचा हुआ टाइम है उसको 5 तक ले जाओ सेफ जोन में आने के लिए, ठीक है ना। तो पहले 3 क्वेश्चन इसके आसान है। तो इसकी चाहो तो मैं इसकी टेबल थोड़ी सी कैसे बनानी है मैं आपको बता सकता हूँ, बताना है किसी को या रहने दो। जैसे कि नंबर ऑफ इंगट्स हैं, ये कितने कितने आ जाएंगे, जैसे कि ये B1 के अंदर कितने इंगट्स हैं, 25। तो ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। मैं टोटल वेट बता देता हूँ, एक इंगट का वेट कितना है 400 ग्राम, तो 25 इंगट का कितना हो जाएगा 10,000 ग्राम। बात आ गई समझ में। इसके अंदर टोटल आयरन कितना है, B1 के अंदर टोटल आयरन कितना है, ये B1 3000। लिखा हुआ नीचे, थ्री B1 का थाउजेंड पॉइंट कौन सा है, ये वाला B1 इसके लिए लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आयरन कितना है 3500। 3500। 35। 3500। तो इसके अंदर निकिल कितना है 500। 6500। 650, हाँ यस सर। इसके अंदर आयरन का परसेंटेज कितना है 35%, और 35% है तो कौन से टाइप का हो जाएगा इंगट, टाइप ए का। टाइप ए की प्राइस कितनी है 3,000 रुपये पर इंगट, यही है ना शायद। यस सर। तो इस तरीके से आप इसकी टेबल कंप्लीट करना। टेबल कंप्लीट करने के बाद में आप लोग क्या करोगे कि 3 क्वेश्चन इसके बड़े आसान है, 1 2 3 इनको कर लो। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और 4 5 भी पढ़ करके देख लो, आपको लग रहा है कि ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े सवाल है, इनको छोड़ दो। ये क्वेश्चन में करवा भी देता, बाकी इसके अंदर प्योर कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी नई बात नहीं है जो आप लोगों को नहीं आती और मुझे आती है, मैं कोई ऐसा नया मेथड निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे पास भी इसको करने का लॉन्ग मेथड ही है। और दूसरी खराब बात क्या है कि ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन वाला भी नहीं है, अगर ऑप्शन वाला होता तो हम कुछ कुछ मैं आपको बताता कि कैसे हम कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला है तो फिर हम कर नहीं पाएंगे इसको शॉर्टकट से, ठीक है ना। तो ये पेपर था, इसके चारों सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो कुछ दूसरी बात कर लेते हैं। सर एक बार टेबल दिखा दो जैसे आपने बनाई।